हेलो स्टूडेंट्स, पिछले सेशन में मैंने आपको अकाउंटिंग का नॉलेज दिया था, कुछ अकाउंटिंग टर्म्स भी बताई थी जो मैंने बताया था कि बहुत यूज़फुल होती है। उसके बाद ही आपके अकाउंट्स का पार्ट शुरू होता है। तो वो अकाउंटिंग टर्म कुछ तो हमने उस सेशन में समझी थी, कुछ और अब अपन समझने जा रहे हैं इस सेशन में। इसमें जो नई टर्म आई है आपकी, उस टर्म का नाम है स्टॉक। स्टॉक और उसको इन्वेंट्री भी बोलते हैं। अच्छा, ये क्या होती है? तो मैंने पिछले सेशन में आपको गुड्स के बारे में बताया था। गुड्स क्या होती है? जिनकी हमारे बिजनेस में डील की जा रही है, यानी हम उसको सेल कर रहे हैं, तो वो गुड्स कहलाती है। तो वो गुड्स ही यहाँ पे स्टॉक या इन्वेंट्री कहलाएगी। तो इसकी डेफिनेशन है, स्टॉक इज एन एसेट्स और ए प्रोडक्ट इन विच बिजनेस इज डीलिंग। स्टॉक वो एसेट्स या प्रोडक्ट है जिसकी बिजनेस में डीलिंग की जा रही है, वो स्टॉक कहलाता है। ठीक है। अच्छा, स्टॉक जिसका फ्यूचर में क्या मिलेगा, अपने को बेनिफिट मिलेगा, तो वो एसेट होती है। मैंने तो आपको एसेट्स के बारे में बताया था, एसेट्स क्या होती है, लाइबिलिटीज क्या होती है, तो स्टॉक भी आपकी एसेट्स होती है। ठीक है। अब इसके टाइप्स की बात करते हैं। स्टॉक को क्लासिफाई किया गया है, एक तो होता है ओपनिंग स्टॉक और एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। फर्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे साड़ी की शॉप है ना, तो उसमें जो साड़ीज हैं वो आपका स्टॉक हो गई, क्योंकि उसकी डीलिंग कर रहे हैं। अब साड़ीज में क्या हो गया, जैसे हमने इसी ईयर बिजनेस स्टार्ट किया, 20 लाख रुपीज का पूरा अपन ने स्टॉक डलवाया कि 20 लाख रुपीज का पूरा अपने शॉप में स्टॉक डलवाया है। और उसमें से क्या हुआ, इस ईयर में आपका 12 लाख का स्टॉक तो सेल आउट हो गया। अब आपके उसमें बचा हुआ है 8 लाख रुपीज का स्टॉक। तो क्या जब ईयर एंड होगा तो उस शॉप को बंद कर देंगे अपन? क्या वो 8 लाख का स्टॉक का कोई यूज नहीं है? ऐसा नहीं होता है। वो 8 लाख रुपीज का स्टॉक इस ईयर में पड़ा है, ठीक है, ये ईयर एंड हो गया, कोई बात नहीं। ये 8 लाख रुपीज का स्टॉक नेक्स्ट ईयर जब स्टार्ट होगा उसी में से सेल करेंगे, फिर और नया स्टॉक आ जाएगा, फिर उसमें से सेल करते जाएंगे। तो ये जो लास्ट में जब ईयर एंड होता है उस टाइम जो स्टॉक बचा रहता है उस स्टॉक को बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। आया समझ में बच्चों? क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है कि जो स्टॉक ईयर एंड पे हमारे पास बचा हुआ रहता है वो कहलाता है क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, वही क्लोजिंग स्टॉक जो ईयर एंड में आपके पास बचा हुआ है, नेक्स्ट डे से आपका नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा, तो वही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में ओपनिंग स्टॉक बन जाता हुआ है। समझ में आया? क्लोजिंग स्टॉक मींस ईयर एंड पे बचा हुआ स्टॉक, और वही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो ये आपके ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के डिफरेंसेस हो गए। आगे बात समझ में, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। अब हम स्टॉक को 3 तरीके से और डिवाइड कर सकते हैं। स्टॉक में बी आल्सो क्लासिफाइड इज रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश स्टॉक। अब ये क्या है जो समझते हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश स्टॉक, ये क्या है? एक्चुअल में आप जो बिजनेस करोगे, 3 तरीके का बिजनेस हो सकता है। नंबर 1, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इसमें क्या होता है, आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो, फिर उस पर कुछ प्रोसेसिंग करते हो, फिर बाद में उसको एक फिनिश गुड्स बना के फिर सेल आउट करते हो। दूसरा, आप केवल ट्रेडिंग करते हो। ट्रेडिंग मीन्स आपने गुड्स खरीदी, उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके डायरेक्ट सेल आउट कर दिया। समझना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में तो क्या होता है, आप पहले रॉ मटेरियल खरीदते हो, ठीक है, फिर रॉ मटेरियल के में कुछ प्रोसेस से उसको कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स बना के फिर आप उसको सेल आउट करते हो। और ट्रेडिंग यूनिट्स में क्या होता है, आप डायरेक्ट फिनिश गुड्स परचेज करते हो, ठीक है, उसी में थोड़ा अपना मार्जिन ऐड करके डायरेक्ट उसको क्या करते हो, तो सेल कर देते हो, उस पर कोई प्रोसेस नहीं करते हो। तो अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है तो उसमें जो आपने शुरुआत में जो मटेरियल परचेज किया है वो कहलाता है रॉ मटेरियल, फिर उस पर प्रोसेस की जाती है, ठीक है। प्रोसेस करने के बाद, जैसे आप कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो पहले आप कपास, कॉटन खरीदते हो, तो उसमें कॉटन तो हो गया आपका रॉ मटेरियल, ठीक है। फिर रॉ मटेरियल से आपका कॉटन से धागा बनेगा, थ्रेड बनेगा, थ्रेड से फिर आपका क्लॉथ बनेगा, और क्लॉथ आपकी फिनिश गुड्स हो जाएगी, उसको आप मार्केट में सेल आउट करोगे। तो 3 चीजें समझनी है अपने को। रॉ मटेरियल तो यहाँ पे कॉटन हो गया, ठीक है, और उससे जो थ्रेड बनेगा वो आपका फिनिश स्टॉक हो गया, जिसको आप सेल आउट करोगे, ठीक। अब कभी कभी क्या होता है कि हम देखते हैं कि जरूरी थोड़ा कि केवल 2 ही स्टेजेस में हो, केवल या तो कॉटन हो या आपका ये क्लॉथ बन के रेडी हो जाए। कभी कभी बीच की कंडीशन, प्रोसेस न तो कंप्लीट हुई, इनकम्प्लीट प्रोसेस में रहता है आपका रॉ मटेरियल, न तो वो रॉ मटेरियल रहता है, न वो फिनिश गुड्स में बीच में रहता है, इनकम्प्लीट स्टेज पे रहता है। तो जो प्रोडक्ट, जो रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में भी कन्वर्ट नहीं हुआ और वो कंप्लीटली रॉ मटेरियल भी नहीं है, तो वो आपका कहलाता है वर्क इन प्रोग्रेस। इसको शॉर्ट में WIP बोलते हैं। क्लियर? स्टॉक के बारे में मैं समझा रही हूँ, जिसकी हम डीलिंग कर रहे हैं बिजनेस में, वो आपका गुड्स बोलो, स्टॉक बोलो या इन्वेंट्री बोलो, तीनों सेम हो गया।
स्टॉक ऐसे तरह कहें तो ये 2 टाइप्स का हो गया, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, वो मैंने आपको बता दिया है। ईयर एंड पे जो बचा हुआ स्टॉक आपके पास पड़ा रहता है वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है, वही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। इसके अलावा हमने स्टॉक को 3 पार्ट्स में और डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 रॉ मटेरियल, नंबर 2 वर्क इन प्रोग्रेस जिसको शॉर्ट में WIP बोलते हैं, नंबर 3 फिनिश स्टॉक। ठीक है, रॉ मटेरियल जब अपन ने प्रोसेसिंग करते हैं, जैसे कपड़े के मैटर में मैंने आपको बताया था, जो कॉटन है वो रॉ मटेरियल है, जो क्लॉथ बन के रेडी हो गया वो फिनिश गुड्स है। लेकिन जो प्रोसेस में चल रहा है न वो रॉ मटेरियल रहा है न वो कपड़ा बन गया, यानी थ्रेड मान लो। ठीक है, तो जो प्रोसेस में चल रहा है, बीच की कंडीशन में चल रहा है, वो कहलाता है आपका वर्क इन प्रोग्रेस। क्लियर है स्टॉक का मैटर। अब नेक्स्ट टर्म, स्टॉक भी हम समझ चुके हैं, ठीक, इन्वेंट्री बोलते हैं जिसका। थर्ड जो नेक्स्ट टर्म है आपकी डेटर्स। डेटर क्या होते हैं? एक्चुअल में DEBTOR, इसमें बी साइलेंट होता है, हम डेटर से प्रोनाउंसिएशन करेंगे इसका। डेटर, हु इज डेटर? डेटर इज ए पर्सन टू होम क्रेडिट सेल्स और सर्विसेज आर प्रोवाइडेड। डेटर वो होता है जिसको हम क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। क्रेडिट सेल्स मतलब हमने उसको उधार में गुड्स बेची है। ठीक है, उधार में गुड्स बेची है मीन्स आपको मैंने क्रेडिट सेल्स के बारे में बताया था। जब सेल्स पड़ी थी तो आपको 2 तरह की सेल्स बताई थी, एक तो होती कैश सेल्स, एक होती क्रेडिट सेल्स। तो कैश सेल्स में तो हमने सेल की और हमारा कैश आ गया। क्रेडिट सेल्स में क्या करते हैं हम, जैसे एक बंदा है राम, हमने उसको सेल्स की, लेकिन उसने कहा मैं आफ्टर 1 मंथ आपको पेमेंट करूंगा, हमने उसको सेल्स कर दी क्रेडिट सेल्स, वो 1 मंथ बाद आपको पेमेंट करेगा, तो राम 1 मंथ के लिए आपका डेटर बन गया है, यानी फ्यूचर में आफ्टर 1 मंथ उससे पैसा आएगा। डेटर वो होता है जिसको हम क्रेडिट पे गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं क्रेडिट पे, यानी फ्यूचर में वो अपने को पेमेंट करेगा। ठीक है, तो ऐसा देखा जाए तो इससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है, तो वो हमारी एसेट्स भी कहलाती है। एसेट्स में डेटर भी आते हैं जिससे हमें फ्यूचर में क्या मिलने वाला है, पैसा मिलने वाला है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। डेटर इज ए पर्सन टू हुम क्रेडिट सेल्स और सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, दैट मीन्स इन फ्यूचर वी विल गेट मनी। क्लियर, और ये डेटर हमारी एसेट्स होती है। हाँ, नेक्स्ट टर्म अपनी जो आती है नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल। ये एक नई टर्म है, बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट में आपको BR, इसको BR बोल सकते हो। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? अच्छा, अपन ने अभी पहले पढ़ा था कि डेटर क्या होता है। डेटर वो है जो कि स्पेसिफाइड डेट पे अपन ने उनको बता दिया कि आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ आप हमको पेमेंट कर देना। ठीक है, हम उनको क्रेडिट सेल करते हैं। तो अब क्या हुआ कि जैसे उसने कहा कि 2 मंथ की हमको दे दीजिए मार्जिन, हमने बोला 2 मंथ का दे तो दें, बट आफ्टर 2 मंथ क्या गारंटी है कि आप पेमेंट कर ही दोगे? ठीक है, तो थोड़ा सा एक फेथ है नहीं है, उस पर क्या इशू हो जाता है। तो इसमें क्या कहते हैं, हम डेटर को क्या करते हैं कि एक बिल देते हैं, एक स्टैंप लगा होता है उस पे बिल पे, और हम उसको कहते हैं कि आप इस पे साइन कर दीजिए कि आफ्टर 2 मंथ यू विल पे मी दैट अमाउंट। तो बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल मीन्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय ए डेटर। डेटर उसमें एक्सेप्ट कर लेता है कि आई विल पे इतने रुपीज आफ्टर दिस टाइम। ठीक है, वो अपने साइन कर देता है, तो वो एक्सेप्ट कर देता है, और द अमाउंट ऑफ दैट बिल्स रिसीवेबल विल बी पेड बाय द डेटर ऑन ए स्पेसिफाइड डेट। और उसमें वो डेट मेंशन कर देता है कि उस डेट को, स्पेसिफाइड डेट को मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। ये कहलाता है बिल्स रिसीवेबल। जो पेपर है जिसपे वो एक्सेप्ट करके कि आई विल पे, वो प्रॉमिस करता है आई विल पे यू दिस अमाउंट एट दिस स्पेसिफाइड डेट, और वो उस पर एक्सेप्ट करके साइन कर देता है, तो वो जो पेपर है वो कहलाता है बिल्स रिसीवेबल। आई बात समझ में? डेटर एक्सेप्ट करता है कि इतनी अमाउंट इस स्पेसिफाइड डेट पे मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, और वो साइन कर देता है, तो वो जो डॉक्यूमेंट है, वो जो पेपर है, वो कहलाता है बिल्स रिसीवेबल। अच्छा, बिल्स रिसीवेबल भी एक तरह से हमारी एसेट्स ही होगी, क्योंकि फ्यूचर में हमको उससे पैसा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो बिल्स रिसीवेबल हमारी एसेट्स होती है। नेक्स्ट टर्म आपकी आती है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल मीन्स क्या होता है? इस ट्रेड से हमको फ्यूचर में क्या क्या रिसीव होने वाला है, क्या क्या रिसीव होने वाला हमारे बिजनेस से रिलेटेड। नंबर 1, डेटर से फ्यूचर में पैसा रिसीव होने वाला है, या BR से फ्यूचर में पैसा रिसीव होने वाला है। तो ट्रेड रिसीवेबल मीन्स इन दोनों का टोटल, जो अपन ने डेटर पढ़ा था, ठीक है, और ये अपन ने BR पढ़ा है, इन दोनों का टोटल आपका कहलाएगा ट्रेड रिसीवेबल। क्लियर? डेटर हो गया जिसको अपन ने क्रेडिट सेल की, बिल्स रिसीवेबल हो गया
जो किसी ने अपने को साइन करके प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपको स्पेसिफाइड डेट पे इतने रुपीस पेमेंट कर दूंगा। ट्रेड रिसीवेबल हो गया, जिसमें डेटर और बीआर दोनों को मिला के ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म आपकी आती है जो है क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है? क्रेडिटर होता है डेटर का अपोजिट। कैसे? हम मान लीजिए परचेज करते हैं। परचेज भी दो तरह की बताई थी आपको, एक तो होती कैश परचेज, हैंड टू हैंड पेमेंट किया और अपन ने गुड्स परचेज कर दी। एक होती क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज जैसे वही अपन ने, जैसे शाम है, शाम से अपन ने क्रेडिट परचेज की, गुड्स खरीद ली, उसको कहा कि हम आपको 2 मंथ्स के बाद पेमेंट करेंगे। गुड्स तो हमने परचेज कर ली, 2 मंथ्स के बाद अपन उसको पेमेंट करेंगे, तो वो ये अपनी क्रेडिट परचेज हो गई। और जिस बंदे से अपन ने ये परचेज की, जैसे शाम से अपन ने परचेज की है, तो वो अपना क्रेडिटर होगा। आगे बात समझ में? क्रेडिटर वो होता है जिसको अपने को फ्यूचर में पेमेंट करना है, क्योंकि हमने उससे क्रेडिट पे गुड्स या सर्विसेज ली थी। क्लियर? ये हो गया आपका क्रेडिटर। क्रेडिटर इज ए पर्सन फ्रॉम हुम क्रेडिट परचेज ऑफ और गुड्स और सर्विसेज इज मेड। ठीक है? इट मीन्स क्रेडिटर इज ए पर्सन टू हुम बिजनेस विल पे, जिसको फ्यूचर में बिजनेस पे करेगा वो आपका क्या कहलाएगा? क्रेडिटर, क्योंकि अपन ने उससे क्रेडिट पे गुड्स या सर्विसेज ली है। आगे नेक्स्ट जो वर्ड है वो है बिल्स पेएबल। अब ये बिल्स पेएबल क्या होता है? सेम बिल्स रिसीवेबल का अपोजिट बिल्स पेएबल। कैसे? वही क्रेडिटर शाम, जैसे अपन ने दूसरों को बोला, उसने अपने को बोला शाम ने कि भाई आप क्रेडिट पे गुड्स परचेज कर रहे हो, आपकी क्या गारंटी कि आप पेमेंट कर दोगे? तो अपन वो ही सेम मैटर, उसने कहा कि आप प्रॉमिस कीजिए, एक पेपर पे साइन करके दीजिए कि आप मुझे इतने डेट पे, इस डेट पे इतने रुपीस का पेमेंट आप कर दोगे। ठीक है? तो वो जिस पे मैं साइन करके और मैं एक्सेप्ट करके दूंगी कि आई विल पे यू दिस अमाउंट एट दिस डेट, और मैं अपने साइन कर दूंगी, तो ये मेरे लिए हो गया बिल्स पेएबल, क्योंकि मुझे फ्यूचर में पेमेंट करना है। क्लियर? क्रेडिटर को अगर अपन स्पेसिफाइड डेट पे पेमेंट करने का प्रॉमिस करते हैं, तो वो जो जिस पेपर पे अपन प्रॉमिस करते हैं, जिस पेपर पे अपन साइन करते हैं, वो कहलाता है बिल्स पेएबल। वो बिल्स पेएबल, उसके लिए बिल्स रिसीवेबल है, और अपन ने साइन करके दिया तो अपने लिए बिल्स पेएबल है। देख लीजिए, बिल्स पेएबल मीन्स ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय द बिजनेस। अपन ने उसको एक्सेप्ट किया है, द अमाउंट ऑफ विच बिल विल बी पेएबल ऑन ए स्पेसिफाइड डेट, और उस बिल में जो अपन ने अमाउंट मेंशन की है वो स्पेसिफाइड डेट पे उसको पेमेंट कर देंगे। ये हो गया। नेक्स्ट टर्म क्रेडिटर्स पढ़ लिया, अब अपन ने बीपी पढ़ लिया। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जो अपने से पैसे मांगेंगे फ्यूचर में। बीपी भी वही होते हैं जो अपने से फ्यूचर में पैसे मांगेंगे। नेक्स्ट टर्म उसी से रिलेटेड, ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल, हमारे ट्रेड का किसको किसको पेमेंट करना है, तो पेमेंट इनको ही तो करना है भाई। एक तो क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है और एक बीपी को पेमेंट करना है, बिल्स पेएबल का पेमेंट अपने को करना है, तो दोनों मिला के क्या कहलाएंगे? ट्रेड पेएबल, क्रेडिटर्स प्लस बीपी। ठीक है? अब ये हमने 4-5 टर्म्स पढ़ी, जैसे डेटर्स समझ में आ गया, जिनसे फ्यूचर में अपने को पैसा लेना है। बीआर भी वही होते हैं जिनसे फ्यूचर में पैसा आएगा, है ना। और डेटर और बीआर दोनों मिला के कहलाते हैं ट्रेड रिसीवेबल। नेक्स्ट क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनको अपन फ्यूचर में पैसा देंगे। सेम बीपी भी वही होता है, एक डॉक्यूमेंट आपने साइन करके दे दिया, वो बीपी होता है बिल्स पेएबल, उसमें भी फ्यूचर में आपको पैसा देना है, और इन दोनों का टोटल कहलाएगा आपका ट्रेड पेएबल्स। क्लियर? नेक्स्ट जो टर्म आ रही है आपकी बैड डेब्ट्स। ये क्या वर्ड होती है? बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स में आज किसी ने सुना होगा कभी कि किसी को आपने पैसा दिया और पैसा डूब गया। कोई डेब्ट है, किसी को आपने पैसा दे रखा है और वो पैसा रिकवर नहीं होता है, तो वो कहलाता है बैड डेब्ट्स। आपने डेटर को गुड्स सेल की, ठीक है, उसको उसने कहा कि भाई मैं 1 मंथ बाद पेमेंट कर दूंगा। आपने आफ्टर 1 मंथ फोन किया, उसने पैसा नहीं दिया, उसने मना कर दिया साफ मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, तो ये आपकी जो अमाउंट है जो आपने उससे मांगते हो उसने वो रिकवर नहीं हो पा रही है। तो जो अमाउंट आपकी ड्यू है वो रिकवर नहीं हो पाती है, तो वो कहलाती है बैड डेब्ट्स। अपनी लैंग्वेज में बोलना तो पैसा डूब गया। ठीक है, तो देख लीजिए, इट इज द अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर्स। डेटर से जो पैसा ड्यू है विच इज इररिकवरेबल, जो कि रिकवर नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स। क्लियर? नेक्स्ट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ये क्या होता है? अच्छा एक बात बताऊं, आपने नया नया फोन खरीदा है, ठीक है, 20,000 रुपीज का फोन खरीदा है, और शायद अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में ये ऐसा हो रहा है कि आफ्टर 1 मंथ उसी फोन की वैल्यू 18,000 रह जाती है। ऐसा कोई आपने घिसा भी नहीं है उसको, इतना कोई यूज भी नहीं किया है, या 20 से डायरेक्ट 15,000 उसकी वैल्यू हो जाती है, मार्केट वैल्यू। तो इतना कोई घिस नहीं गया कि 5,000 रुपए डायरेक्ट कम हो गए 5,000 रुपीज।
ठीक है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल, आपने एक कार खरीदी, साल भर पहले खरीदी, 5 लाख रुपीज में खरीदी, आपने 1 ईयर उसको यूज किया, आज की डेट में वो 350 की है। तो ये क्या हो रहा है, आपने जो प्रोडक्ट परचेज किया है उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो डाउन हो रही है। तो ये जो वैल्यू में जो फॉल होता है वो कहलाता है डेप्रिशिएशन। अच्छा, वैल्यू डाउन क्यों होती है, उसकी वजह क्या है? डेप्रिशिएशन इज ए फॉल इन द वैल्यू ऑफ एनी एसेट्स। किसी भी एसेट्स की वैल्यू गिरना डेप्रिशिएशन कहलाता है। ड्यू टू, वजह क्या है? या तो यूज की वजह से, जैसे आपने गाड़ी कंटिन्यू 1 ईयर यूज की तो घिसेगी, ठीक है, तो यूज किया तो घिसावट की वजह से वो डेप्रिशिएशन हो गया। नंबर 2, टाइम, जैसे फोन है, फोन घिसा नहीं है लेकिन एक टाइम के बाद वो आपकी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। या एक थर्ड वर्ड है ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस मतलब अपनी लैंग्वेज में बोले अप्रचलित, यानी आउटडेटेड, ठीक है। कोई जो आपने कोई मशीनरी खरीदी थी, वो नया वर्जन आ गया, न्यू वर्जन आ गया, तो वो पुरानी की जो वैल्यू अपने आप ही डाउन हो जाती है, वो कहलाता है ऑब्सोलेसेंस, ठीक है। तो किसी भी एसेट्स की वैल्यू डाउन होना, वजह क्या हो सकती है वैल्यू डाउन होने की? या तो उसको यूज किया, या एक टाइम के बाद यूज करने पे तो घिस गई इसलिए वैल्यू डाउन हो गई टाइम के बाद, या फिर होता है ऑब्सोलेसेंस मतलब आउटडेटेड हो गई या न्यू वर्जन आ गया तो पुरानी जो है वो अपने आप ही उसकी वैल्यू डाउन होगी। तो ये जो वैल्यू डाउन होती है 5 लाख से वो 350 की रह गई, तो ये जो वैल्यू डाउन होती है वो कहलाता है डेप्रिशिएशन, ठीक है। 5 लाख से 350 हो गई तो वो 1,50,000 क्या हो गया, उस पर डेप्रिशिएशन लग गया। आई बात समझ में? नेक्स्ट जो टर्म है डेप्रिशिएशन के बाद, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या होता है? दिवालिया, नाम सुना है, बहुत बार सुना होगा, वो उसमें दिवालिया हो गया। तो इंसॉल्वेंट मतलब वो पर्सन जो उसके जो डेब्ट्स है उनका पेमेंट करने में कैपेबल नहीं है, तो वो पर्सन कहलाता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट इज ए पर्सन हु इज नॉट इन ए पोजिशन टू पे हिज डेब्ट्स। इंसॉल्वेंट वो पर्सन होता है जो अपने डेब्ट्स पे करने की कैपेसिटी में नहीं होता, वो कैपेबल नहीं होता। अच्छा, अगर सॉल्वेंट पूछे, ये तो हो गया इंसॉल्वेंट जो अपने डेब्ट्स पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो सॉल्वेंट मतलब जो फेयर है, जो अपने डेब्ट का पेमेंट करने में कैपेबल है, वो सॉल्वेंट कहलाएगा, ठीक। नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म डिस्काउंट। ये वर्ड भी बहुत सुना हुआ होगा, डिस्काउंट। आज हम कोई शॉपिंग करने जाते हैं तो बोलते हैं कि भाई बिल कितने का बना, तो बिल, हाँ भाई 10,000 का बिल बना, तो बोलो कुछ तो डिस्काउंट दीजिए। सुना हुआ है ना वर्ड, बहुत यूज में लिया होगा तुम लोगों ने, है ना। तो डिस्काउंट क्या होता है? इट इज द रिडक्शन इन द प्राइस। सेलर जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो बायर डिमांड करता है कि आप जो प्रोडक्ट हमको सेल कर रहे हो उसकी जो सेलिंग प्राइस है उसको थोड़ा रिड्यूस कर दीजिए, तो वो जो रिडक्शन देते हैं वो कहलाता है डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट क्या है? इट इज द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द अमाउंट टू बी पेड बाय द कस्टमर टू द सेलर। कस्टमर जो सेलर को अमाउंट पे करेगा उस पेमेंट वाली अमाउंट में जो रिडक्शन किया जाता है वो कहलाता है डिस्काउंट। क्लियर? डिस्काउंट क्या हो गया? जो सेलिंग प्राइस है जो सेलर ने कस्टमर को बताई है उस सेलिंग प्राइस में जो रिडक्शन किया जाता है वो डिस्काउंट कहलाता है। क्लियर? जैसे आप कह रहे हो कि आपने 10,000 का कोई प्रोडक्ट खरीदा है और वो आपने बोला कि 10,000 तो ज्यादा लगा रहे हो आप, 500 रुपीज कम कीजिए, हम आपको 9,500 रुपीज ही देंगे। तो ये जो 500 रुपीज जो कम किए हैं वो हमारी लैंग्वेज में डिस्काउंट होगा। अकाउंटिंग में भी वही डिस्काउंट होता है, लेकिन डिस्काउंट 2 टाइप्स का होता है। डिस्काउंट में भी ऑफ 2 टाइप्स, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। इन दोनों को पहले अपन क्लियर कर लेते हैं। 2 तरह का डिस्काउंट हो गया, ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं एक शॉपकीपर के पास गई, मुझे एसी परचेज करना है। एसी की उन्होंने उनसे रेट पूछी, उन्होंने बोला 50,000 रुपीज का एक एसी पड़ेगा। ठीक है, उन्होंने 50,000 बताया। अब मुझे क्या है कि जैसे मैंने होटल में 10 रूम्स है, मुझे 10 एसी चाहिए, तो मैंने उसको बार्गेनिंग करने के हिसाब से बोला कि ठीक है आप 50,000 रुपीज बता रहे हो पर एसी, लेकिन मैं लॉट में उठाऊंगा, मैं जो ह्यूज क्वांटिटी में स्टॉक लूंगा, तो अब बताइए आप क्या रेट लगोगे। तो जब हम कोई प्रोडक्ट लॉट में लेते हैं तो फिर वो थोड़ा कंसिडर करता है कि ठीक है जहां एक एसी बिक रहा है 10 एसी बिकेंगे। तो फिर उसने कहा कि अगर आप एक एसी लोगे 50,000 रुपीज लेंगे, लेकिन अगर आप लॉट में 10 एसी उठाते हैं तो पर एसी आपको 48,000 रुपीज लगेंगे। तो ये 2,000 रुपीज पर एसी, यानी 10,000 के आप 20,000 रुपीज का आपका जो डिस्काउंट मिलेगा ये कहलाएगा आपका ट्रेड डिस्काउंट।
कौन सा डिस्काउंट कहलाएगा ये? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जब हम ह्यूज क्वांटिटी में या लॉट में माल उठाते हैं तो उस पे दिया जाता है। तो अब देखो आपके 5 लाख रुपीस का बिल बनता था, ऐसे देखा जाए तो 50,000 पर एसी के हिसाब से 10 एसी के 5 लाख रुपीस बनते हैं, लेकिन उन्होंने 48,000 रुपीस लगाए हैं तो 480 का बिल बन रहा है। तो 5 लाख की जगह 4,80,000 का जो बिल बन रहा है, तो 20,000 जो आपको रिडक्शन हो गया है, ये 20,000 आपका कैश डिस्काउंट मिला है। अच्छा, कैश डिस्काउंट क्यों मिलता है? जब आप लॉट में उठाते हो, ठीक है। अच्छा, ये 20,000, अब बात करते हैं इसकी, क्या इसको रिकॉर्ड किया जाता है या नहीं? तो इसमें यह है कि ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ये 20,000 हम सबको रिकॉर्ड करना सीखेंगे, अभी तो हम केवल बेसिक नॉलेज ले रहे हैं, सबको रिकॉर्ड करना सीखेंगे। 5 लाख रुपीस में एसी खरीदा, 10 एसी परचेज किए, सेलर जो बेच रहा है वो भी एंट्री करेगा, अपन परचेज कर रहे हैं अपन भी उसको रिकॉर्ड करेंगे। पर इसमें ये ध्यान रखना, रिकॉर्ड करने में एक चीज ये ध्यान रखनी कि ट्रेड डिस्काउंट को, ये 20,000 रुपीज के मैटर को रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता है। तो फिर क्या कैसे शो करेंगे? तो सेलर जो है सेल करने की एंट्री 4,80,000 से करेगा, 20,000 का जिक्र ही नहीं करेगा, ठीक है। और मैं भी जो 10 एसी परचेज कर रही हूं, परचेज करने की एंट्री में 480 से करूंगी डायरेक्ट, मैं 5 लाख रुपीज लिखूंगी नहीं। तो वो अपने आप ही 20,000 का ट्रेड डिस्काउंट अपने आप ही उसमें इंप्लाइड हो गया, उसकी कोई सेपरेटली उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। क्लियर? ट्रेड डिस्काउंट क्यों मिलता है समझ में आ गया? इट इज गिवन व्हेन कस्टमर बाय गुड्स ऑफ सर्टेन क्वांटिटी और इन ए लॉट। लॉट में या कुछ क्वांटिटी फिक्स है, उतना खरीदता है तो उसको ट्रेड डिस्काउंट, उसमें जो रिडक्शन होता है प्राइस में, वो ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है ना। नो स्पेसिफिक एंट्री विल बी मेड फॉर ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट के लिए कोई भी अलग से कुछ एंट्री नहीं की जाती है। क्लियर? अब नेक्स्ट जो टर्म आई है ट्रेड डिस्काउंट, और इसका सेकंड पार्ट डिस्काउंट का आता है कैश डिस्काउंट। अब ये कैश डिस्काउंट क्या होता है? उसी एसी के मैटर को अपन आगे लेके चलते हैं। 480 का बिल बन गया, ठीक है, उसने मुझे बना के दे दिया, ये 4,80,000 है। फिर मैंने कहा कि अब पेमेंट कैसे करूंगी भाई, मैं इतना बड़ा पेमेंट है 480 का, इकट्ठा तो नहीं दूंगी। तो मैंने उसको कहा कि 1 महीने बाद, आफ्टर 1 मंथ आई विल पे यू 4,80,000 रुपीज। अब वो उसका जो सेलर है, क्योंकि ठीक है परमानेंट कस्टमर है और एक छोटा मोटा सिस्टम तो होता ही है, थोड़ा बहुत तो क्रेडिट पे देना ही पड़ता है, नहीं तो आपके कस्टमर टूट जाएंगे, फिर मैं क्या मैं कहीं और चली जाऊंगी, ठीक है। तो उनको क्रेडिट पे मुझे देना बनता है, और एक सिस्टम भी होता है, अगर आपको सेल बढ़ानी है तो थोड़ी बहुत तो क्रेडिट सेल करनी पड़ती है, और पता है कि मेरी अच्छी रेपुटेशन है, पैसा कहीं नहीं जाएगा। क्लियर? अब वो क्रेडिट सेल पे करने को भी रेडी हो गया, पर उसने मुझे एक लालच दिया कि ठीक है आप मुझे 1 मंथ बाद पेमेंट कर देना, 4,80,000 रुपीज का बिल है, आ जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन उसने मुझे क्या करा, मुझे बोला कि अगर आप मुझे भी हैंड टू हैंड कैश पेमेंट करते हैं, ये एक टाइम पीरियड दे दिया, विद इन 7 डेज आप मेरे को मेरा पेमेंट कर देते हैं, तो मैं 480 पे आपको 5% एक्स्ट्रा और डिस्काउंट दूंगा। ये जो 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट क्यों दिया जा रहा है? या तो टाइमली पेमेंट के लिए या प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए। तो ये जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है टाइमली पेमेंट के लिए या प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, वो जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है वो कहलाता है हमारा कैश डिस्काउंट। क्लियर? अब देखना इससे क्या बेनिफिट होगा। बेनिफिट नंबर 1, सेलर का बेनिफिट, उसका पेमेंट टाइम पे आ जाएगा, रोज फोन करना, पैसे डूबने के चांसेस कम रहेंगे, उसका कैश का फ्लो बना रहेगा, उसको तो ये बेनिफिट हो गया। मुझे क्या बेनिफिट होगा? मेरा बिल 480 से और कम हो जाएगा, ठीक है। तो उसने मुझे थोड़ा लालच दिया और मैंने उसको टाइमली पेमेंट कर दिया, दोनों को इसमें बेनिफिट हो गया। तो ये जो मुझे मिला जो एक्स्ट्रा 5%, वो 4,80,000 का 5% होगा ना कि 5 लाख का ना। 480 का बिल है, क्योंकि बिल ही फाइनली 480 पे बनाया था, मैंने आपको कहा था कि बिल 5 लाख पे नहीं बनेगा। तो 480 का 5% मुझे डिस्काउंट जो मिलेगा वो मेरा कैश डिस्काउंट होगा, और इसको हम जरूर रिकॉर्ड करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है और कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है। क्लियर? दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। डिस्काउंट क्या होता है? जो अमाउंट जो सेलर ने बताई है उसमें रिडक्शन, दैट इज द डिस्काउंट। डिस्काउंट इज ऑफ 2 टाइप्स। ट्रेड डिस्काउंट जो क्यों दिया जाता है? लॉट पे माल उठाओगे तो ट्रेड डिस्काउंट दिया जाएगा, इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। कैश डिस्काउंट प्रॉम्प्ट पेमेंट पाने के लिए या टाइमली पेमेंट लेने के लिए डिस्काउंट दिया जाता है, वो कैश डिस्काउंट होता है और उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब आपका अकाउंटिंग टर्म का लास्ट टॉपिक आ गया है। 3 अकाउंटिंग टर्म और बची है जिनको मैं आपको क्लियर कर दूं। तो आपका अकाउंटिंग टर्म यानी कुछ बेसिक्स हैं अकाउंट्स के, तो वो आपको थोड़ा नॉलेज में आ जाएंगे कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। अकाउंटिंग टर्म के लास्ट थर्ड जो है वो एक वर्ड है प्रोप्राइटर। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, जो बिजनेस करता है, जो ओनर होता है, वो ओनर ही प्रोप्राइटर कहलाता है। यानी जो रिस्क बियर करके इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस में,
वो कहलाता है प्रोप्राइटर यानी ओनर, है ना, ओनर को प्रोप्राइटर बोलते हैं। द पर्सन हु मेक्स द इन्वेस्टमेंट इन बियर्स ऑल द रिस्क विद बिजनेस, जो इन्वेस्टमेंट करता है और बिजनेस की रिस्क बियर करता है वो आपका प्रोप्राइटर कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट टर्म है आपकी रिबेट। रिबेट क्या होता है वो देखते हैं। इट इज रिडक्शन इन प्राइस बाय द सेलर आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड। अब देखिए ये रिबेट क्या होता है। रिबेट मीन्स भी छूट है, चाहे डिस्काउंट, डिस्काउंट मीन्स देखा जाए तो रेट कम करना, तो रिबेट मीन्स भी यही होता है रेट कम करना, कि थोड़ा सा रेट कम करो। तो फिर डिस्काउंट और रिबेट में क्या डिफरेंस हुआ? डिस्काउंट तो क्या होता है कि जब हम परचेज या सेल कर रहे हैं उसी टाइम पे, जब आपका ट्रांजेक्शन होता है उसी टाइम पे आपकी वहीं पे डील हो जाती है कि भी हमें इतने रुपीस कम कर दीजिए, ठीक है, तो वो डिस्काउंट वो परचेज या सेल के उसी टाइम होता है, मिलता है। तो रिबेट क्या है? रिबेट में हम आगे चलते हैं। जैसे आपने प्रोडक्ट ले लिया, लेके अब आप सेल करने जा रहे हो, तो हमने अगले को जब प्रोडक्ट दिखाया हमारे कस्टमर को, हमने खरीद लिया, परचेज करके हमारे शॉप पे पड़ा हुआ प्रोडक्ट, जैसे मिक्सर है, हमारे मिक्सर पड़े हुए, जब हमने अपने कस्टमर को मिक्सर दिखाई तो उसमें माइनर सा डिफेक्ट निकला, ठीक है। अब डिफेक्ट निकला तो कस्टमर तो लेगा नहीं, तो हमने वापस उसी को फोन किया जिससे हमने परचेज किया था, हमने उसको कॉल किया कि भाई आप जो प्रोडक्ट भेजा है वो डिफेक्टिव है, अब क्या करें? तो उसके दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो वो कहेगा वापस भेज दीजिए, अच्छा हम वापस भी भेजेंगे तो वापस कुरियर लगेगा, वापस एक्स्ट्रा खर्चे होंगे, उससे दूसरा ऑप्शन दिया, ऐसा कीजिए कि हमने आपको इसको 6000 में दिया है, 6000 का बिल है, तो हम आपकी इस प्राइस में रिडक्शन कर देंगे, ठीक है। अगर कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट होता है तो आफ्टर सेल, सेल के बाद में आपका प्रोडक्ट अगर डिफेक्टिव निकल जाता है तो सेलर आपकी जो अमाउंट होती है सेलिंग प्राइस उसको रिड्यूस कर देता है, वो कहलाती है रिबेट। क्लियर? डिस्काउंट और रिबेट दोनों डिफरेंट है। डिस्काउंट तो परचेज या सेल जब ट्रांजेक्शन होता है उसी टाइम दिया जाता है, और ये ट्रांजेक्शन होने के बाद उसने सेल कर दिया, हमने परचेज कर दिया, उसके बाद क्वालिटी डिफेक्ट आ गया और क्वालिटी डिफेक्ट के बाद में उसने बिल में थोड़ा कम कर दिया, तो वो रिडक्शन जो बिल में हुआ है सेल के बाद में, ट्रांजेक्शन के टाइम नहीं, ट्रांजेक्शन होने के बाद में जो रिडक्शन हुआ है हमारे बिल में वो कहलाती है रिबेट। क्लियर? दोनों अलग अलग है, रिबेट और डिस्काउंट सेम नहीं है, ध्यान रखना। रिबेट आफ्टर सेल होती है और डिस्काउंट जो होता है सेल के टाइम, ट्रांजेक्शन जब हो रहा होता है उसी टाइम दिया जाता है, ठीक है। डिस्काउंट दो तरीके का होता है, वो हमने पढ़ लिया, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। रिबेट एक ही होती है और इसकी वजह होती है डिफेक्टिव आइटम, ठीक है। इट इज ऑफर्ड आफ्टर कंप्लीटिंग द सेल्स, इट इज अलाउड बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स। गुड्स की पुअर क्वालिटी है, जो हमारी एक्सपेक्टेड क्वालिटी थी वो नहीं है, तो रिबेट, ठीक है। नाउ लास्ट, बेड डेब्ट्स रिकवर्ड। ये क्या होता है? बेड डेब्ट्स रिकवर्ड क्या होता है? बेड डेब्ट्स वर्ड तो पढ़ा है भाई हमने। बेड डेब्ट्स तो होता है पैसा डूब गया, हम जिस डेटर से पैसा मांगते थे पैसा डूब गया। अच्छा, तो जो बेड डेब्ट्स हो गया हमने हमारे अकाउंट्स में रिकॉर्ड भी कर लिया, भाई हमारे उससे मोहन से पैसे आने थे और वो पैसे नहीं आएंगे, हमने हमारे रिपोर्ट्स में लिख दिया पैसा डूब गया, बेड डेब्ट्स मेंशन कर दिया, ठीक। अब क्या हुआ? हम उससे 10,000 रुपीज मांगते थे, उसने मना कर दिया, नहीं है मेरे पास, उसके पास होगा भी नहीं, तो हमने बेड डेब्ट्स मांग के राइट ऑफ कर दिया, लिख दिया, रिपोर्ट कर दिया। बाद में क्या हुआ? उसका थोड़ा कभी पैसे आ गए उसके पास, तो उसका मन नहीं माना कि मैंने उसके पैसे ले लिए, दिए नहीं है, तो बाद में जब पहले तो हमने उसको राइट ऑफ कर दिया, फिर अचानक से वो डेटर आपके पास आता है और वो पैसे आपको दे देता है, तो वो अमाउंट जिसको हमने बेड डेब्ट्स मान के रिकॉर्ड कर दी थी, हम भूल गए थे, ठीक है, वो अमाउंट वापस रिकवर हो जाती है, तो वो कहलाती है बेड डेब्ट्स रिकवर्ड। ये हमारी इनकम है एक तरीके से। क्लियर? बेड डेब्ट्स रिकवर्ड, ये आपका अकाउंटिंग टर्म क्लियर है। अच्छा, ये बात जरूर ध्यान रखना, आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, बिना ये दोनों जो मेरी क्लासेस हैं अकाउंटिंग टर्म्स की, ये क्लासेस आप नहीं करोगे तो आप आगे जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो नहीं कर पाओगे। इसका नॉलेज बहुत जरूरी है। अब जो मेरा नेक्स्ट सेक्शन होगा वो मैं आपको प्रैक्टिकल थोड़ा नॉलेज देना स्टार्ट करूंगी, तो वेट फॉर नेक्स्ट सेशन। बाय।